हमारी क्रीम है सबसे बेहतर, ये बनाए आपको गोरा सिर्फ 2 हफ्तों में। तो इस्तेमाल कीजिए हमारी क्रीम और पाएं गजब का गोरापन। माँ जरा देखो ना, ये मार्केट में नई क्रीम आई है, अब लगता है इससे काम बन जाएगा। फिर वही बात, कहाँ तू इन चक्करों में पड़ रही है? इन चक्करों में ना पड़ू तो और क्या करूँ माँ, तुम ही बताओ, इस काले रंग के साथ मैं कहाँ जाऊं? तू ऐसे दिल छोटा क्यों करती है शामिली? तो और मैं क्या करूं माँ, मेरे रंग की वजह से कोई लड़का मुझे पसंद नहीं करता, कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता। अरे तू भरोसा रख, दुनिया में कितने सारे काले लोग हैं, तो उनकी शादी नहीं होती क्या? तू देखना, भगवान ने तेरे लिए भी कोई ना कोई तो बनाया होगा, जो एक दिन आएगा और तुझे अपनी पलकों पर बिठाकर अपने साथ ले जाएगा। पर कब माँ? अब तक कम से कम 20 लड़के मुझे देखने आ चुके हैं, पर मेरा काला रंग देखते ही वो उल्टे पांव लौट जाते हैं। इस काले रंग के आगे उन्हें मेरे कोई गुण नजर क्यों नहीं आते माँ? बताओ, बोलो ना माँ। तू भरोसा रख मेरी बच्ची, एक दिन सब अच्छा होगा। इतना कहकर शामली की माँ ने उसे गले से लगा लिया। शामली एक छोटे से शहर में अपनी माँ सरला के साथ रहती थी। शामली का रंग बहुत ही काला था और इसी वजह से उसे बचपन से ही सब लोग चिढ़ाते थे। कोई उसे डामर कहता था तो कोई कौवा। शामली ने पूरी मेहनत से पढ़ाई लिखाई की, वो घर के कामों में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन सच यही था कि शामली के हर गुण पर उसका काला रंग भारी पड़ जाता था। फिर एक दिन, माँ अब बस बहुत हो गया, मैं ऐसे नहीं जी सकती, मैं अब नहीं जीना चाहती। अरे ये कैसी बातें कर रही है पगली, ऐसा कौन बोलता है भला? अरे कुछ बता तो सही, आखिर हुआ क्या है? तू तो सब्जी लेने गई थी ना? हाँ माँ, और वहां एक आदमी से मेरी बहस हो गई। अरे पर किस बात पर बहस हो गई? पूरी बात बता मुझे। माँ, मैं जहाँ से जा रही थी उस रास्ते पर बहुत सारा कीचड़ पड़ा हुआ था, तभी एक लड़का वहां पर बहुत तेजी से बाइक लेकर आया और ये देखो, उसकी बाइक से सारा कीचड़ उछलकर मेरे कपड़ों पर लग गया। मैंने उसे रोक कर डांटा तो पता है उसने क्या कहा मुझसे? क्या बोला वो? उसने मुझसे कहा कि चिंता मत करो, ये कीचड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि असल में वो कीचड़ मेरे सामने तो गोरा ही है। उसकी इस वाहियात बात पर सब लोग हंसने लगे, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, सब मुझे देख देख कर हंस रहे थे। सरला समझ गई थी कि आज शामली के दिल को गहरी चोट लगी है। उसने शामली को बहुत समझाया, पर आज शामली कुछ भी समझने और सुनने को तैयार नहीं थी और फिर रोते रोते शामली की आंख लग गई। सोते हुए शामली को सपने में अपनी दादी दिखाई दी। दादी आप मुझसे मिलने आई हो? हाँ, मैं अपनी सोन परी से मिलने आई हूँ। काहे की सोन परी दादी? अरे क्या हो गया, मेरी बच्ची इतने गुस्से में क्यों है? दादी अच्छा ही हुआ जो आप ये दुनिया छोड़कर चली गई। आपको पता है सच में बहुत बुरी है ये दुनिया। हाँ हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ। आज तेरे साथ जो कुछ हुआ वो भी मुझे पता है, पर तू ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती मेरी बच्ची। दादी आपकी तो शादी हो गई थी ना, माँ की शादी भी हो गई, लेकिन मेरा कुछ नहीं होने वाला। लगता है कि मेरे इस काले रंग की वजह से मेरी कभी शादी नहीं होगी। अरे नहीं पगली, तू देखना, तेरे सपनों का राजकुमार एक दिन जरूर आएगा। और आखिर कब आएगा वो? कभी नहीं आएगा, मुझे पता है। थोड़ा वक्त लगेगा, पर वो जरूर आएगा। और तब तक क्या मैं ऐसी दुनिया भर के ताने सुनती रहूं? इससे बढ़िया तो ये है कि या तो मैं मर जाऊं या फिर मैं खुद को बदल डालूं, किसी भी तरह से सबको धोखा दे सकूं, किसी को पता न चले कि मेरा असली रंग क्या है। धोखा देना या झूठ बोलना आसान है, पर उसके सहारे रिश्ता बनाना या आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल। हाँ तो ठीक है ना, कहाँ आगे बढ़ रही हूँ मैं दादी, मुझे आपकी बहुत याद आती है, मैं आपके पास आ रही हूँ। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा वैसा कुछ करने के बारे में सोचना भी मत। अच्छा सुन, अगर यही तेरी जिद है तो मेरी बात ध्यान से सुन। नीचे मेरे कमरे में मेरा एक पुराना संदूक पड़ा है, उसमें कुछ है तेरे लिए, जा जल्दी से लेकर आ उसे। दादी के इतना कहते ही शामली की नींद टूट गई, लेकिन उसके सपने में जो कुछ हुआ उसे वो सब अच्छे से याद था।
वो फौरन अपनी दादी के कमरे में गई और वहाँ रखे उनके पुराने संदूक को खोला। संदूक के अंदर देखकर वो हैरान रह गई, क्योंकि उस संदूक के अंदर एक बिल्कुल नया और बहुत ही खूबसूरत लहंगा रखा हुआ था। कमाल की बात थी कि उस लहंगे पर ना तो कोई दाग था और ना कोई धूल। हैरान शामली ने फौरन उस लहंगे को पहन लिया और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। शामली का रंग एकदम गोरा हो गया। अब वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और तभी शामली, शामली कहाँ है बेटा? चल जल्दी से तैयार हो जा। वो तेरे फूफा जी ने जिस रिश्ते के बारे में बताया था ना, वो लोग थोड़ी ही देर में पहुंच रहे हैं। चल जल्दी कर बेटा। ये बात सुनकर शामली बहुत खुश हो गई। उसने तय किया कि इस बार वो उसी जादुई लहंगे को पहनकर लड़के के सामने, लेकिन तभी उसे उसकी दादी की आवाज सुनाई दी। अच्छी तरह सोच ले शामली, ये झूठ और धोखा भारी पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं पता। दादी देख रही हो ना मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ आपके इस जादुई लहंगे में। थोड़ी ही देर बाद लड़के वाले शामली के घर पहुंच गए। लड़का बहुत स्मार्ट था। उसे देखते ही सरला समझ गई कि ये लड़का भी शामली को पसंद नहीं करेगा। लेकिन फिर जैसे ही शामली अपने कमरे से बाहर निकली तो उसे देखकर हर किसी का मुंह खुला का खुला रह गया। शामली एकदम गोरी चिट्टी और बहुत सुंदर दिख रही थी। शामली को ऐसे देखकर सरला भी हैरान थी, पर वो कुछ बोल ही नहीं पाई। थोड़ी देर की बातचीत के बाद ही आकाश शामली को पसंद करके चला गया। आकाश ने जाते जाते शामली को अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया था। शामली भी आकाश को देखते ही उसे अपना दिल दे बैठी थी और फोन पर बातचीत के साथ साथ मुलाकातों का दौर भी चला। आकाश शामली के संस्कारों और विचारों से बहुत प्रभावित था। धीरे धीरे शादी की तारीख भी नजदीक आ गई। लेकिन फिर शादी के ठीक एक दिन पहले, दादी, दादी कहाँ हो आप? क्या हुआ मेरी बच्ची? अब तो तू खुश है ना? कल तेरी शादी है। आकाश जैसा सुंदर लड़का तेरा पति बनने जा रहा है। खुश तो हूँ मैं दादी, पर ये सोचकर डर लग रहा है कि जब उन्हें पता चलेगा कि मेरी सच्चाई कुछ और है तब क्या होगा। मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था, झूठ के पांव नहीं होते, इसीलिए वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाता और झूठ की बुनियाद पर कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। अब सब तेरे हाथ में है मेरी बच्ची, जो तुझे ठीक लगता है वो कर। अपनी बात कहकर दादी गायब हो गई। अगले दिन बारात आने वाली थी और चिंता की वजह से शामली की आंखों से नींद गायब थी। बहुत देर तक सोचने के बाद फिर आखिरकार शामली ने आकाश को फोन मिलाया। हेलो। हाँ जी मैडम, बताओ कैसी हो? क्या आप मुझसे भी मिल सकते हैं? क्या अभी? मगर ऐसा क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ जी, वो मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। शामली ने तुरंत वो लहंगा उतारकर वहीं अपने बेड पर छोड़ दिया और दूसरे कपड़े पहनकर आकाश से मिलने पहुंची। जब आकाश बताई हुई जगह पर पहुंचा तो वो शामली का असली रूप और रंग देखकर दंग रह गया। उसने आकाश को सारा सच बता दिया। आकाश चुपचाप वहाँ से चला गया। शामली वहीं घंटों बैठकर रोती रही। अगले दिन शामली के घर में खामोशी थी, क्योंकि शामली ने सरला को भी सारी बात बता दी थी। वो दोनों जानते थे कि अब उनके घर बारात नहीं आने वाली। लेकिन तभी उनके घर के बाहर बैंड बाजे की आवाज सुनाई दी। सरला भागकर बाहर गई तो देखा कि आकाश सेहरा सजाए घोड़ी पर सवार उसके घर की तरफ पूरी बारात लेकर आ रहा था। शामली, देख बेटा, आकाश बारात लेकर आए हैं। आकाश शेरवानी में बहुत सुंदर लग रहा था, जबकि शामली घर के सादे कपड़ों में थी। अरे अब ये क्या? मेरी दुल्हन तैयार नहीं हुई अभी तक? इतना सुनते ही शामली रोने लगी। कल वहां से जाने के बाद मैंने अपने दिल से एक सवाल पूछा कि क्या काला रंग होना कोई गुनाह है? और फिर एक सवाल और पूछा मैंने खुद से कि क्या मैंने सिर्फ तुम्हारा गोरा रंग देखकर तुमसे प्यार किया था? और फिर पता है मेरे दिल ने क्या कहा? उसने कहा कि उसमें सिर्फ तुम ही रह सकती हो और उसके लिए तुम्हें खुद को बदलने की या किसी भी तरह के जादू की कोई जरूरत नहीं है। आकाश की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी शामली ने दीवार की तरफ देखा जहाँ उसे अपनी दादी दिखाई दी और वो भी शामली के लिए बहुत खुश थी। शामली अब बहू बनकर आकाश के घर जाने को तैयार हो रही थी, लेकिन इस बार उसके लहंगे में न तो कोई जादू था और न ही शामली को उसकी जरूरत थी। मायागंज गांव में 2 सौतेली बहनें रहती थी, जिसमें से निहारिका गोरी चिट्टी और तीखे नैन नक्श वाली सुंदर लड़की थी, तो वहीं पल्लवी एक सांवली और सर पर कम बालों वाली बदसूरत लड़की होती है। माँ, बालों में लगाने वाला तेल कहाँ है? पल्लवी, क्यों तू बेकार में हमारा तेल और शैम्पू खर्च करके अपने इन बचे खुचे 4 बालों को बचाने की कोशिश कर रही है? वैसे एक बात कहूँ, भगवान ने भी तुझे बड़ी जल्दी में बनाया होगा, तभी तो काली पीली शक्ल के साथ सिर पर ये 4 बाल देकर भेज दिया। निहारिका, तुझे मेरा मजाक उड़ाकर क्या मिलता है?
मुझे तो बड़ा मजा आता है। अच्छा सच बता, मेरी खूबसूरती देखकर तुझे जलन तो बड़ी होती होगी ना, है ना? क्यों, सच कहा ना मेरी सौतेली काली बहन। पल्लवी लगातार अपनी सौतेली बहन के तीखे तानों को सुन रही थी। उसके मन की कुड़हन उसकी डबडबाई आंखों से बाहर आ रही थी, मगर वो सिर्फ मुंह खोकर उसकी सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि स्वाभिमान के हक में जुबान खोलने की संजीदगी उससे छीन ली गई थी। वो बिना कुछ कहे अपना बैग लेकर कॉलेज चली जाती है। वहां पहुंचकर उसके कॉलेज की लड़कियां उसका मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, देखो देखो आ गई काली कलूटी अपने बॉय काट बालों के साथ रैम्प वॉक करती हुई। इसके झड़ते बाल देखकर तो मुझे शक है कि कहीं कैंसर के कीड़े इसके बाल ना खा रहे हो। ऐसी लड़की को तो कॉलेज से बाहर निकाल फेंकना चाहिए। कॉलेज के सभी लड़के लड़कियों से नापसंद करते थे और उसका कॉलेज में आने पर विरोध करते थे, जिसके कारण वो सभी उसके ऊपर टमाटर फेंक कर मारते हैं। इसके झड़ते बाल, इसके अंदर जरूर कोई बड़ा रोग पल रहा है। प्लीज मत मारो, मुझे सच में कोई बीमारी नहीं है, मुझ पर ये अत्याचार मत करो। चल झूठी, तेरे ये झड़ते बाल जरूर कोई तो रोग है तुझे। अरे ओ काली चुड़ैल, ये लाल पीली होकर कहाँ से आ रही है? तभी निहारिका भी कॉलेज से घर आ जाती है और कहती है, माँ मैंने सुना है कि इस काली कलूटी को कैंसर है। कैंसर? मैं तो कहती हूँ माँ इसे घर से चलता करो, वरना ऐसा ना हो कि इसका कैंसर का रोग हमें ही लग जाए। नहीं माँ, मुझे मत निकालो, आप लोगों के अलावा मेरा है ही कौन, मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाकर मर, हमें क्या? वैसे भी इस बदसूरत शक्ल से और कम बालों के साथ कौन ब्याह करेगा तुझसे? ताउम्र हमारी छाती पर ही बोझ रहेगी। चल अब निकल यहाँ से। बिल्कुल सही कहा माँ, इसे तो धक्के मारकर बाहर करो। फिर वो दोनों धक्के मारकर बेचारी पल्लवी को निकाल देती हैं। पल्लवी रोती हुई जंगल की ओर चली जाती है। काश कि मैं पैदा होते ही मर जाती। ये काला रंग और कम बाल तो मेरे लिए श्राप बन गए। हर कोई मुझसे नफरत करता है। आज कॉलेज में मुझ पर वार हुआ है। सौतेली माँ ने भी घर से निकाल दिया। कल को समाज वाले भी मेरा बहिष्कार कर देंगे। माँ तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें अपनी बेटी पर जरा भी दया नहीं आती? मेरा दुख क्यों नहीं देख पा रही हो तुम? पल्लवी का दुख उसकी आंखों से लगातार बह रहा था। सूरज ढलने के साथ ही अंधेरा छा जाता है और पल्लवी एक पेड़ के नीचे बैठी वहीं जंगल में सो जाती है। तभी वो खुद को ढेर सारे तारों के बीच आसमान में देखती है, जहाँ उसे अपनी मरी हुई माँ आशा नजर आती है। माँ, आप अपनी बेटी को छोड़कर कहाँ चली गई थी? आप नहीं जानती कि वो सौतेली माँ और बहन मुझ पर कितना जुल्म करती है। ये दुनिया बहुत ही मतलबी और स्वार्थी है माँ। मुझे अब एक पल भी यहाँ नहीं रहना, मुझे भी अपने साथ ले चलो। पल्लवी बेटा, मैं तुझे लेने नहीं बल्कि इस ओछेपन को मिटाने आई हूँ जिसने तेरे इस मन को घेर रखा है। तभी आशा के अंदर से एक तेज प्रकाश उत्पन्न होता है और वो पल्लवी के अंदर समा जाता है। उस तेज प्रकाश के पल्लवी में समाते ही उसके सिर पर लंबे घने रेशमी बाल आ जाते हैं, साथ ही उसका रंग गोरा हो जाता है। अपने इस नए रूप में पल्लवी बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी आशा कहती है, पल्लवी ये लंबे बाल अब तुम्हारा स्वाभिमान और श्रृंगार है, और अब जब कभी भी तुम इनसे मदद मांगोगी तो ये बढ़ चढ़कर तुम्हारी मदद करेंगे। अरे वाह, मेरे बाल तो सचमुच के लंबे बाल हो गए हैं और मेरा रंग भी गोरा हो गया। अब तो मुझे वापस अपने घर जाना चाहिए। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंचती है। वहां पहुंचकर जैसे ही उसकी सौतेली माँ और बहन उसके लंबे घने बालों और गोरा रंग देखकर हैरान हो जाते हैं। माँ, निहारिका देखो मेरे बाल लंबे हो गए हैं। कल रात में जंगल में सो रही थी तो मेरी माँ मेरे सपने में आई और उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे ये जादुई लंबे बाल दिए हैं। क्या जादुई लंबे बाल? पहले तू हमें अपने इन जादुई बालों से कोई करामात करके दिखा तो ही यकीन होगा हमें। ए मेरे जादुई लंबे बाल, दिखा दे अपना कमाल। जैसे ही पल्लवी ऐसा कहती है तभी उसके बालों से एक प्रकाश उत्पन्न होता है और उसमें से ढेरों नोटों की गड्डियां निकलने लगती हैं। अरे वाह मेरी पल्लवी, मेरी बच्ची, मैं तो तुझे बेकार ही खोटा सिक्का समझती थी। लेकिन तू तो खजाना निकली। मेरी बच्ची इन बालों के साथ और गोरे रंग के साथ कितनी खूबसूरत लग रही है। नजर ना लगे मेरी लाडो को किसी की। बेटा, जो भी हुआ उसे भूल जा। देख, परिवार में तो ये सब चलता ही रहता है। अब तो तू यहीं रहेगी हमारी। जादुई लंबे बालों के कारण अब पल्लवी को वो सभी सुख मिलने लगे जिसकी उसने मात्र कल्पना की थी। अब तो वो अपनी सौतेली माँ की चहेती बन चुकी थी। एक रोज जब पल्लवी अपनी माँ के साथ मंदिर से लौट रही थी तो उसको एक औरत मिली जिसे कोढ़ था। कोई मेरी मदद करो। क्या हुआ माँ जी, क्या परेशानी है आपको? अरे पल्लवी, हाथ मत लगा इस बुढ़िया को। देख नहीं रही इसे कोढ़ है, कहीं तुझे ना फैला दे। और अगर एक बार कोढ़ हो गया तो पूरे शरीर में फैलते देर नहीं लगती फिर। कुछ नहीं होगा मुझे माँ, डरो मत। बेटा, मुझे इस कोढ़ ने जकड़ रखा है। मैं हर रोज इससे सड़ सड़ कर मर रही हूँ।
मुझे इस रोग से मुक्ति दिला दे और एक नया जीवन दे दे। ऐ मेरी जादुई लंबे बाल, जरा दिखा तो अपना कमाल, जो ये चाहती हैं वो इन्हें मिल जाए। तभी उसके बालों से एक रोशनी उत्पन्न होती है जिसमें से दूध में गुलाब और गंगा जल मिली हुई धारा उस कोढ़ी औरत पर जा गिरती है और देखते ही देखते उसका सारा कोढ़ खत्म हो जाता है और वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आज तेरी वजह से मुझे नया जीवन मिला है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। इसके बाद पल्लवी घर चली जाती है। उसके यहाँ अक्सर पीड़ित और दुखी लोगों का आना जाना लगा रहता, लेकिन पल्लवी किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देती और सबकी मदद करती। ये सब देख निहारिका को उससे बहुत जलन होती है। ये कल की काली कलूटी आज कितनी फेमस हो गई है। जब से इसके लंबे लंबे बाल के आए हैं, इस महारानी के तो ठाठ ही बदल गए। लेकिन आज रात में इसके इन लंबे बालों को काट ही दूंगी, तभी इसकी सारी हेकड़ी खत्म होगी। रात को जब पल्लवी अपने कमरे में सो रही होती है तो निहारिका कैंची लेकर उसके बालों को काटने के लिए आती है, लेकिन जैसे ही वो उसके बालों को छूती है तो कैंची उल्टा उसी के बालों को काट देती है और वो पूरी तरह गंजी हो जाती है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए कहती है, मेरे बाल, ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो गंजी हो गई। अरे क्या हो गया, ये आधी रात को कौन चिल्ला रहा है? अरे निहारिका, तू गंजी क्यों हो गई? पता नहीं माँ, मैं तो इस सौतेली बहन के बाल काटने आई थी, लेकिन कैंची अपने आप ही मेरे बालों पर चल गई। तो तुझे किसने कहा था इसके बालों को काटने के लिए? अब देख, तूने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। निहारिका, काश तुम समझ पाती कि जलन सिर्फ नुकसान ही करती है। मैंने तो हमेशा तुझे अपनी सगी बहन की तरह प्यार किया है, लेकिन तुमने हमेशा मुझसे बैर रखा और अपने अंदर अंगार भरती रही। इसी कारण आज तुम्हें ये सजा मिली है। पल्लवी की बात सुनकर निहारिका का सिर शर्म से झुक जाता है और वो फूट फूट कर रोते हुए पल्लवी से माफी मांगती है। पल्लवी उसे क्षमा कर देती है और अपने जादुई लंबे बालों से उसके सिर पर फिर से बाल ला देती है। इसके बाद कामना और निहारिका पल्लवी को खूब प्यार और सम्मान देने